वो बहुत तेजी से वहां से निकली थी। उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ हुआ क्या था। क्या ऐसा मुमकिन था? क्या खुशियों के सिर्फ चंद दिन हुआ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। वो तो उससे मोहब्बत करता था, और मोहब्बत करने वाला कोई इंसान भला ऐसा कैसे कर सकता है? उसका मोहब्बत भरा अंदाज, उसके वादे, कस्में, वो सब झूठ था। तो ये सब सिर्फ धोखा था क्या? वो तो उसे अपने साथ कल सुबह कहीं दूसरे मुल्क लेकर जाने वाला था। तो क्या सब कुछ झूठ था? सब फ्रेब था, सब धोखा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो बर्बाद हो चुकी थी। उसका अपना शख्स किसी और का हो गया था। उसकी आंखों के सामने उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, और वो बस उसे देखती रही। उसने कहा था कि वो रोती हुई वापस जाएगी। तो क्या बस उसकी खुशियों के लम्हात इतने ही थे? वो कहाँ जा रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो चले जा रही थी। वो कभी अकेले घर से निकली भी नहीं थी, और उस वक्त उन सड़कों पर वो बेखौफ चले जा रही थी। सर में उस वक्त इतना शदीद दर्द हो रहा था कि हद नहीं। और ऊपर से जो सदमा उसे लगा था, वो भी तो छोटा नहीं था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पूरा जिस्म कांप रहा था। उसमें मजीद चलने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। आखिर हिम्मत हारकर वो एक बेंच पर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तैश। आई कांट बिलीव, आई लव यू सो मच। वो खुशी से पागल हो रही थी। यहाँ तक कि माइक में ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। जब ताशफीन ने उसे अंदर चलने का इशारा किया, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती फौरन उसके साथ कमरे में आ गई थी। उसके चेहरे की खुशी से वो अंदाजा लगा सकता था कि वो उस वक्त क्या महसूस कर रही है। बोलो तैश, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो उसका हाथ थामे उससे पूछ रही थी, जबकि ताशफीन बस उसे देख रहा था। बोलो ना, तुम खामोश क्यों हो? वो अभी तक उसके दोनों हाथों को जोर से अपने हाथों में थामे हुए थी, कि कहीं वो उसके हाथों से हाथ छुड़ा ना ले। और उसने छुड़वा लिए थे, बस एक ही झटके में। आप जानती हैं आपने आज क्या किया है? आज आपने मुझसे मेरी बहुत प्यारी दोस्त छीन ली है। आप जानती हैं कि मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपने पूरी महफिल में ये किया। आप जानती हैं मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, और मेरी सारी मोहब्बतों की इकलौती हकदार मेरी बीवी है। सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने पूरी महफिल में हजारों लोगों के सामने मुझे प्रपोज किया, ताकि मैं इनकार ना कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैं इनकार कर सकता था। मैंने इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे एक इनकार से आपकी इतनी बदनामी होती कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अगर मैं उस पार्टी में सबके सामने इनकार कर देता तो आप शायद उस वक्त हर न्यूज़ चैनल पर होती। क्यों किया? आपने ऐसा रोज क्यों किया? कमी रह गई थी मेरी दोस्ती में कि आपने इस तरह का कदम उठाया। एक दो दफा नहीं, हजार दफा मैंने आपसे कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। तो ये सब करने की क्या तुक बनती है? वो गुस्से से पागल हो रहा था। रिलैक्स, रिलैक्स तैश, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी हरकत बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन मैं क्या करती? ये बात मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम सबके सामने मुझे इनकार करके कभी मेरी इंसल्ट नहीं होने दोगे। इसलिए तो मैंने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार किया, ताकि तुम इनकार ना कर सको। और डोंट वरी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लाइफ में कभी इंटरफियर नहीं करूंगी। मैं तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहती। मैं बस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। शादी करना, घर बसाना, बच्चे पैदा करना, ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह से रहते हो। तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उसके साथ रहो। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी में तुम्हें चाहती हूँ, अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर। मुझे तुम्हारी जरूरत है, बस कुछ वक्त के लिए। बाद में तुम अपनी लाइफ में एंजॉय करना। तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह से रहते हो, उससे मोहब्बत करते हो या नहीं करते, मेरा उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे कोई एतराज है। तुम अपनी बीवी के साथ भी रहो, और इसके बदले तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी।
फिल्म, पैसा, प्रमोशन, एवरीथिंग। वाह, मतलब कि आप मुझे खरीदना चाहती हैं। मुझे चंद महीनों या सालों के लिए अपने साथ रखना चाहती हैं। जब आप मुझसे बोर हो जाएंगी तब मुझे छोड़कर किसी और की तरफ अपने कदम बढ़ा देंगी। क्यों? बिकाऊ हूं मैं। मेरे मुंह पर लिखा है कि आकर मुझे खरीद लो। ये दिल देख रही हैं। इस दिल में सिर्फ एक नाम है, और वो है तनावुश ताशफीन इब्राहिम का। मेरी बीवी। सिर्फ बीवी नहीं, जिंदगी है मेरी। आती जाती सांसों की वजह है। आपको क्या लगता है? आपके अंदाज से, आपकी बातों से, बेवजह आपके इधर उधर छूने से मुझे पता नहीं चल रहा कि आपकी नीयत क्या थी। मैं पहले दिन से ही जानता था कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। जिस दिन आपने मुझे रूम में चलने की ऑफर की थी ना, उसी दिन मैं जान गया था कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए वो जो खुदकुशी का ड्रामा किया था ना आपने, वो भी सारा पता है मुझे। लेकिन माफ कीजिएगा मिस रोज जैक्सन, ताशफीन इब्राहिम कोई बिकाऊ माल नहीं है जिसे आप पैसा फेंक कर खरीद लेंगी। आपके साथ इस फिल्म की शूटिंग मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और टैलेंट के साथ की है। बेशक ये आपकी कर्मनवाजी ही थी कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मेरा टैलेंट आपको कभी नजर नहीं आया। आपको नजर आया तो ये जिस्म, सिक्स पैक, ये चेहरा। आजकल की औरतों का मेयार क्या है? एक हसीन चेहरा, बॉडी पे सिक्स पैक और 6 फुट कद। लो, औरत को आपसे मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत कोई भी मर्द नहीं चाहता। ये जो आपको मुझसे सिर्फ चंद दिनों की, महीनों की, सालों की मोहब्बत हुई है ना, ऐसी मोहब्बत पे ताशफीन इब्राहिम थूकता भी नहीं। और ना ही मुझे मेरा मजहब चंद दिनों की मोहब्बत करने की इजाजत देता है। ये सिर्फ हवस है, भूख है। इसे मोहब्बत जैसा पाक नाम देकर बदनाम ना करें। आप जानना चाहती हैं मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत वो है जो तनावुश ने की। 7 साल की थी वो जब वो मेरे निकाह में आई, और उसने मुझसे मोहब्बत की। 12 साल तक, बिना मुझे देखे, बिना मेरे बारे में कुछ जाने। उसने अपने दिल में किसी और को नहीं बसाया। हमेशा से उसके दिल में ताशफीन इब्राहिम था। मेरे गुस्से को, मेरी नफरत को हंसकर बर्दाश्त कर गई। बस एक बार पुकारने पर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम दोनों में निकाह का तल्लुक था। ये दिनों की, सालों की मोहब्बतें आपको मुबारक हो रोज साहिबा। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। आपकी इज्जत रखने के लिए मैं वहां बाहर कुछ बोला नहीं, लेकिन अब कहता हूँ, मेरी जिंदगी में आप जैसी औरत की कोई जगह ना है, ना आगे कभी होगी। मैंने आपकी बहुत जायज नाजायज बातों को पूरा किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सवाल मेरे करियर का था। मैं कुछ बनना चाहता था, कुछ बनकर दिखाना चाहता था, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे ये सब कुछ सिवाय दिखावे के और कुछ भी नहीं लगता। डायरेक्टर बनना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन थी, क्योंकि आप जैसी हवस परस्त औरतें हम जैसे स्ट्रगलर्स के ख्वाब मार देती हैं। ये मत सोचिएगा मेरे लिए डायरेक्टर बनना मुश्किल था, कभी नहीं। मैं भी एक बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। लम्हों में किसी को भी जमीन पर ला सकता हूँ। लेकिन मैं अपने टैलेंट से कुछ करना चाहता था, खुद कुछ बनाना चाहता था। लेकिन आपने मेरी सारी ख्वाहिशें मार दी। पिछले 5 महीनों में मुझे हर दिन इस बात का एहसास हुआ है कि इस फील्ड में आना सिवाय एक गलती के और कुछ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जोश, मेरा जुनून सिर्फ एक काम बनकर रह गया। मेरा दिल भर गया था इस काम से। मैं खुद इसको छोड़ना चाहता हूँ। आज आपने वजह दे दी। जानती है उस वक्त मेरी ख्वाहिश क्या है? मैं एक आम सी जिंदगी गुजारूं अपनी बीवी के साथ। मैं थक चुका हूँ उन सब चीजों से, और अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। आज से, अभी से, तैश इब्राहिम आपकी जिंदगी से जा रहा है, हमेशा के लिए। फिक्र मत कीजिए, कोई और 6 फुट, 6 पैक और अच्छी शक्ल का आदमी मिल जाएगा आपको मोहब्बत करने के लिए। मैं आपका तैश इब्राहिम बनकर नहीं रह सकता। मुझे अपनी तनावुश का ताशफीन बनकर रहना है। इस चकाचौंध दुनिया से जब मैं ओझल हूँगा ना, तो ये लोग मुझे खुद ब खुद भूल जाएंगे। आपके लिए भी जिंदगी में आगे बढ़ना आसान रहेगा। आज इस महफिल में जो कुछ भी हुआ, सुबह न्यूज चैनल पर आएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरी जिंदगी में मेरी बीवी के अलावा और कोई औरत नहीं आ सकती।
खुदा हाफिज। वो अपनी बात मुकम्मल करता वहां से निकलता चला गया था, जबकि रोज पागलों की तरह उसे पुकार रही थी। वो भागते हुए उसके पीछे तक आई थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो मजीद इस तरह के किसी तमाशे का हिस्सा नहीं रह सकता था। आखिरकार 3 दिन मुसलसल कॉल करने के बाद आज उसे खुद ही एक अनजान नंबर से फोन आने लगा, तो उसने अगले ही लम्हे फोन उठा लिया। जैनब की तबीयत काफी खराब थी, उसे ऑक्सीजन लगाई गई थी। इब्राहिम चेंज करने के लिए घर गया हुआ था, जबकि इरफान दानियाल के लिए कुछ खाने को लेने गया था। तेज बुखार होने की वजह से वो भी रात से यहीं पर था, और बहुत जिद की वजह से उसे जैनब के कमरे में ही एक मिनी बेड लगवा दिया गया था। अपनी माँ का हाथ थामे वो उस वक्त गहरी नींद में उतरे हुए था। खुदा का लाख लाख शुक्र है बद्र, तुमने मुझे फोन तो किया। तुम जानते हो कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है, और वो तुम्हें जगह जगह ढूंढ रही है। देखो जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना ही मेरा नाम कहीं पर आना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम्हारा क्यों कोई कसूर नहीं है? तुम इब्राहिम को मरवाना चाहती थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ था। वो तो मूसा खान और इब्राहिम के भाइयों की मौत पहले आई थी तो वो मर गए, लेकिन प्लानिंग ये तुम्हारी थी। भूलो मत, ये सब कुछ तुमने भी साथ मिलकर करवाया है। अगर मैं कातिल हूँ तो कातिला तुम भी हो। नहीं, मैं किसी की कातिल नहीं हूँ, और ना ही मैंने कुछ करवाया है। सबूत भी तुम्हारे खिलाफ है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। और तुम्हारा यकीन करेगा कौन? इब्राहिम तो कभी भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे, और ना ही पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। मेरे पास फहम, उसकी बीवी और इब्राहिम को मारने की कोई वजह नहीं थी। मैं भला उनका कत्ल करने की साजिश क्यों करूंगी? इस केस में सिर्फ तुम ही फंसोगे, मैं नहीं। याद रखना मेरी बात, और खबरदार जो तुमने कहीं पर भी मेरा नाम लिया। अगर तुमने मेरा नाम कहीं पर ना लिया तो मुमकिन है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूं। वो अब उसे लालच दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि बद्र खान उसे फंसाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो अभी बोल ही रही थी जब उसे पीछे से जैनब की तेज सांसों की आवाज सुनाई दी थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन लगा था, लेकिन पूरी आंखें खोले वो उसकी तरफ इशारा कर रही थी। मतलब वो सब कुछ सुन चुकी थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे, उसका दिल खौफ से लरजने लगा था। मतलब वो सब कुछ जान चुकी थी, और अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए जैनब के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, और दानियाल के नीचे से तकिया खींचते हुए उसके मुंह पर रखकर दबाने लगी। रात के उस पहर किसी के भी उस तरफ आने के चांसेस न थे। बस इरफान ना आ जाए। जैनब अपनी सांसों के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें दम तोड़ चुकी थीं। आखिर कब तक लड़ती वो उस जानलेवा बीमारी के साथ, उन मतलबी रिश्तों से? तकिया पीछे हटाते हुए उसने एक नजर साथ वाले बेड की तरफ देखा था। दानियाल अब तक अपना हाथ जैनब के बेड पर रखे हुए था। थोड़ी देर पहले जैनब का हाथ उसके हाथ में था। उसने देखा दानियाल की पलकें लर्ज रही हैं, यानी कि वो जाग रहा था। लेकिन 5 साल का बच्चा उसका क्या बिगाड़ सकता था? उसका खौफ से कांपना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। दानियाल मेरा बच्चा, मेरी जान, आपकी मम्मा फौत हो गई। उनकी सांस रुक गई। वो दानियाल को अपनी गोद में उठाते हुए अपने कंधे से लगा चुकी थी, जबकि वो उसके साथ लगा बुरी तरह से कांप रहा था। जब अचानक उसने दानियाल का सर पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। कैसे फौत हुई आपकी मम्मा? उसने उसके बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए कहा। दानियाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मासूम सब कुछ जानकर भी अनजान था। वो भला कहाँ जानता था कि उसकी माँ के साथ आखिर क्या किया गया था। सांस रुक गई। वो बुरी तरह से रोते हुए बोला, तो जायना ने उसे एक बार फिर से अपने सीने में बींच लिया, जबकि उसने जैनब का तकिया साइड पर करते हुए ऑक्सीजन मास्क दोबारा उसके मुंह पर लगा दिया, और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आप क्या बदर खान को जानते हैं? वो ड्राइवर के साथ पिछली सीट पर बैठी उसे मुखातिब करने लगी थी। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया था। अच्छा, फिर तो आपको उनके घर के बारे में भी पता होगा। मुझे उनके घर जाना है, प्लीज आप मुझे उधर ले चलें। उसने अपनी बात मुकम्मल की थी, जिस पर ड्राइवर ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा,
लेकिन मैम, लेकिन वेकन कुछ नहीं। जितना कहा है उतना करें। आपका काम है मेरी बात को मानना। और मैं उस वक्त घर नहीं जाना चाहती, बल्कि मुझे बदर खान के घर जाना है। शायद आप जानते नहीं हैं, वो रिश्ते में मेरे चाचू लगते हैं। उसने उसे वजह भी बताई थी कि वो बदर खान के घर क्यों जाना चाहती है। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाते हुए बिना बहस किए गाड़ी की स्पीड तेज की थी। लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाकर उसने गाड़ी रोक दी। वो जो फाइल पर कल की टाइपिंग के बारे में देख रही थी, अचानक गाड़ी रुकने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ज्यादा ट्रैफिक तो हरगिज नहीं था, इसलिए उसे गाड़ी रोकने की वजह समझ नहीं आई। जब ड्राइवर ने सामने की तरफ इशारा किया, सामने ब्लैक लैंड क्रूजर में बैठा शख्स उसे देख रहा था। मैम, सर कह रहे हैं कि आप उनके साथ जा रही हैं। उसने मोबाइल सामने करते हुए उसे वारिक का मैसेज दिखाया था। लेकिन क्यों? मुझे नहीं जाना उनके साथ। मुझे आप बदर खान के घर लेकर चलें। वो सारा दिन ही बदर का इंतजार करती रही थी। उसने बदर खान का नंबर ढूंढने के लिए ऑफिस की डायरी भी चेक की थी, लेकिन वहां उसे नंबर ना मिला। और ना ही उसे नंबर जबानी याद था, वरना वो ऑफिस के फोन से उसे फोन करके बुला लेती। सॉरी मैम, सर का ऑर्डर है, जिसे हम हर कीमत पर फॉलो करेंगे, उसने कहा तो मायरा ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कदम सामने वाली ब्लैक लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ा दिए थे। क्या मसला है आपके साथ? मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे कहीं और जाना है। वो गाड़ी में बैठने के बजाय ड्राइविंग साइड पर आती हुई उससे कहने लगी थी। मसला मेरा ये है कि 6 बज चुके हैं, और 6 बजे के बाद आपका एम्प्लॉय टाइम खत्म होकर बीवी वाला टाइम शुरू हो जाता है। तो जरा गाड़ी में आके बैठिए बीवी साहिबा, मुझे आपकी जरूरत है। वो मुस्कुराते हुए काफी दिलकश अंदाज में बोला था। लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है आपकी बीवी बनने का, मुझे चाचू से मिलने जाना है, उसने साफ अल्फाज में कहा। इरादा ये बताने का था कि वो ना तो उसके हर हुक्म पर जी हुजूरी करेगी, और ना ही उसके बेजा हुक्म को मानेगी। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो कि मैं इस बीच बाजार में तुम्हें उठाकर अपनी गाड़ी में फेंकूं, और फिर जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जाऊं? वो अब भी मुस्करा रहा था। आप हर बात पर मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, और ना ही जबरदस्ती कर सकते हैं। अब उसे गुस्सा आने लगा था। मायरा, तुम बीच बाजार में खड़ी होकर सिर्फ तमाशा कर रही हो। गाड़ी में बैठो, हम एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, और फिर डिनर करते हैं। वापसी पर तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। वो उसे लालच दे रहा था। आपको समझ में क्यों नहीं? वो भी बोल ही रही थी जब अचानक वारिक ने अपनी साइड का दरवाजा खोलते हुए उसका बाजू पकड़ा, और एक ही लम्हे में उसे उठाकर अपने कंधे पर डालते हुए गाड़ी की दूसरी साइड आया, और फिर उसे पटकने वाले अंदाज में सीट पर बिठाकर दरवाजा पूरी शिद्दत से बंद कर दिया। तुम्हारा जिद, गुस्सा, नखरे, सब कुछ सर आंखों पर जाने मन। लेकिन फजूल बातों पर ना तुम्हें तुम्हारे नखरे उठाऊंगा, ना तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करूंगा, और ना ही तुम्हारी जिद को कोई अहमियत दूंगा। उसने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, जबकि मायरा गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गई। वो बाहर आया तो रॉबिन और क्रिस्टन एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए थे, जबकि वो पूरी महफिल में तनावुश को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर पहले वो यहीं बाहर खड़ी थी, तो अब अचानक से कहाँ चली गई थी? यकीनन ये सब कुछ उसके लिए भी सदमे से कम नहीं होगा। लेकिन उसे यकीन था उसकी बीवी उस पर यकीन करेगी, जो इतनी छोटी सी उम्र में उससे मोहब्बत कर सकती है। क्या वो उस पर यकीन नहीं कर सकती थी? उसे यकीन था कि वो उस पर भरोसा करेगी, उसे उसकी मोहब्बत पर यकीन होगा। वो हर तरफ निगाहें दौड़ाते हुए उसे तलाश करने लगा। तुम लोग पार्टी के स्टॉल से यहाँ खड़े हो, तुमने तनावुश को कहीं देखा? हर तरफ तलाश करने के बाद उसने रॉबिन की तरफ देखते हुए कहा। तो जानने के बावजूद भी उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, वो थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में उस टेबल पर बैठी हुई थी। अब पता नहीं कहाँ चली गई। वो तुम्हारी वाइफ थी ना? उसने अनजान बनने की कोशिश की थी, जबकि ताशफीन उसे जवाब दिए बिना इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। वो पता नहीं कैसे घर आई थी, और घर आते ही उसने सबसे पहले अपना सामान पैक किया था। उसने बस वही सारी चीजें पैक की थी जो वो पाकिस्तान से लेकर आई थी।
ज्यादातर कपड़े तो ताशफीन ने फेंकवा दिए थे, और कुछ जो उसने खुद ही ताशफीन से छुपा लिए थे, उन्हें पैक करते हुए उसने एक छोटे से बैग में डाला था। अपना पासपोर्ट, वीजा उठाते हुए उसने अलमारी से वो पैसे निकाले थे जो यहाँ आते हुए इब्राहिम ने उसे दिए थे। उसे 5 माह से उन पैसों की जरूरत ही महसूस ना हुई थी। उसका कोई इरादा ना था उसकी कोई भी चीज अपने साथ लेकर जाने का। उसने उसकी सारी चीजें उसी हालत में वहां रखी थी जैसे पड़ी हुई थी। अपने कपड़े लेते हुए उसने वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए थे। ताशफीन को मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या था? उसका दिल सवाल कर रहा था। शायद उसे सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन हो गई थी उसकी तरफ। वो सिर्फ वक्ती जज्बात के हाथों मजबूर होकर उसके करीब आ गया था। और अब अगर वो उसके करीब आ ही गया था तो अपना हक इस्तेमाल करने में क्या बुराई थी? वैसे भी वो उस पर जायज कर दी गई थी, और उसने अपने सारे जायज हुकूक पूरे किए थे। हकीकत तो ये थी कि वो उसकी मोहब्बत के रंगों में इस तरह से रंग चुकी थी कि अब उसके बिना रहने का तसव्वुर करना भी उसके लिए जानलेवा था। लेकिन किस्मत फैसला कर चुकी थी तो अब और कुछ नहीं हो सकता था। अपने सारे कपड़े पैक करते हुए एक पेन और कागज उठाया और उस पर लिखना शुरू किया। ताशफीन, मैं जानती हूँ मैं आपकी जिंदगी में एक अनचाहा रिश्ता थी। मैं आपको अपनी तरफ से आजाद करती हूँ। आप जैसे चाहें, जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, गुजार लीजिए। मेरी तरफ से आप आजाद हैं। अब आपके रिश्ते में कहीं पर भी मेरे नाम की जंजीरें नहीं आएंगी। मैं जा रही हूँ। पाकिस्तान पहुँचते ही ये रिश्ता खत्म कर दूंगी, और आपके हिस्से की जायदाद भी आपको मिल जाएगी। मेरी वजह से आपको किसी तरह का ड्रामा करने की जरूरत नहीं। कागज पेंसिल एक तरफ रखते हुए उसने मोबाइल फोन उठाते हुए डैनी को कॉल मिलाई थी। हेलो प्यारी बहना, कैसी हो तुम? दूसरी तरफ से डैनी ने फोन उठाते हुए खुशदिली से कहा था। तुम्हें वो एयरपोर्ट पता है जहां मैं आई थी? मैं उस वक्त उस एयरपोर्ट पे जा रही हूँ। वो मेरे कॉलेज के रास्ते में आता है। तुम बस वहां पहुंच जाओ। मुझे वहां की समझ नहीं है। मुझे अभी और इसी वक्त वापस पाकिस्तान जाना है। और इस फोन पर मुझे फोन मत करना। मैं ये फोन यही फ्लैट में छोड़ रही हूँ। उसने बस इतना कहकर फोन बंद कर दिया और अपना बैग उठाकर कमरे से निकलते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया और मेन गेट को लॉक करते हुए लिफ्ट तक आई। ये लो, मैंने तुम्हारे एजेंट टिकट्स बुक करवा दिए हैं। लेकिन फिर भी तनावुश, एक दफा ठीक से सब बातों को समझ तो लो। हो सकता है कि तुम गलतफहमी का शिकार हो। ताशफीन भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वो भला, तुम जाओ आगे, मैं खुद सब कुछ देख लूंगी। वो उसके हाथ से टिकट थामते हुए उससे कहने लगी। क्यों जाऊं मैं? जब तक तुम्हारी फ्लाइट नहीं चली जाती, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं ताशफीन भाई की मार खाऊंगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा दानियाल, बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि एक अनचाहा वजूद उनकी जिंदगी से निकल गया। वो हद दर्जा बदगुमानी का शिकार हो चुकी थी। देखो तनावुश, मुझे लगता है तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। एक बार ठीक से इस बात को समझो तो सही। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। उसने नफी में सर हिलाया। बस डैनी, मैं ये सब कुछ सोच सोचकर अब तंग आ चुकी हूँ। मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं अब इस चीज के बारे में मजीद ना तो कुछ सोचना चाहती हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। प्लीज मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करो। मुझे बस मेरे घर वापस जाना है। उसके आंसू फिर से बहने लगे थे। डैनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस थोड़े से वक्त में वो उसके लिए कितनी अजीज हो गई थी, वो खुद भी नहीं जानता था। उसके आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। उसने वारिक के फोन पर मैसेज करके उसे बता दिया था कि वो तनावुश को एयरपोर्ट पर छोड़ने आया है। उसका इरादा उसकी फ्लाइट जाने तक यहीं पर रुकने का था, लेकिन तनावुश ने उसे वापस घर भेजने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी डिस्टर्ब हो। उसके बार बार कहने पर वो उठकर एयरपोर्ट से निकल गया था, लेकिन गया नहीं, बल्कि वहीं बाहर बैठा रहा, जब तक वो वहां से चली ना जाए। वो वहां बैठी मुसलसल एक ही नुक्ते को घूर रही थी, ना जाने क्या सोच रही थी। वो खामोशी से बैठी हुई थी, जबकि वो कहाँ जा रहे थे, वो नहीं जानती थी। बस वारिक गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी में बहुत रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था।
मौसम भी काफी खुशगवार हो चुका था। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू होने वाली थी। हम कहाँ जा रहे हैं, आप बताना पसंद करेंगे? आखिर उसने पूछ ही लिया था। हम इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने जा रहे हैं। फिलहाल हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। इसके बाद मैंने करीबी होटल में एक टेबल बुक करवाया है, जहां हम डिनर करेंगे। इसके बाद मुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ घर जाना है। इस दफा वो तंग आकर काफी बदतमीजी से बोली थी। तुम दिन ब दिन बहुत ज्यादा बदतमीज नहीं होती जा रही मायरा। इतनी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्या ये सब कुछ अगर हमारे वालिदैन की मर्जी से हुआ होता तब भी तुम इसी तरह से बिहेव करती? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो मायरा को अपने लबो लहजे पर शर्मिंदगी हुई थी। मैं ऐसी ही हूँ, और ऐसे ही बात करूंगी। मेरे माँ बाप नहीं है मुझे सिखाने के लिए कुछ भी। वो ज्यादा देर शर्मिंदा न रह सकी थी। फिर से एक तड़कता भड़कता जवाब उसकी खिदमत में हाजिर था। कोई बात नहीं, शौहर तो है ना, सारे ढीले पुर्जे टाइट कर देगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। जब अचानक ही फुल स्पीड पे बारिश शुरू हो गई। अरे, ये क्या, बारिश शुरू हो गई। जल्दी से घर वापस चलें। ऐसे मौसम में मैं कहीं पर नहीं जाना चाहती। और वैसे भी सारा दिन ऑफिस में एक ही जगह बैठ बैठकर मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे घर जाकर आराम करना है। ठीक है मेरी जान, जैसा आपका हुक्म। लेकिन पहले कुछ खाना खा लें। यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। वो मुस्कुराकर उसका गाल छूते हुए बोला। तो मायरा ने कुछ भी ना कहा। सच तो ये था कि उसे सच में अब भूख लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बारिश और तेज होती जा रही थी। और बारिश के साथ तूफानी हवाएं और गरज चमक मौसम को खूबसूरत के साथ खतरनाक भी बना रही थी। वो पागलों की तरह उसे हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने कोई जगह ना छोड़ी थी। उस बड़ी सी इमारत के 16 कमरे उसने बार बार चेक किए थे, लेकिन तनावुश कहीं नहीं थी। वो दीवानों की तरह उसे हर तरफ तलाश कर रहा था। रोज वहीं पर थी, और उसकी हालत देख रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आया था कि अचानक तनावुश कहाँ चली गई थी। वो बार बार उसके पीछे आ रही थी, लेकिन वो हर बार उसे धुतकार रहा था। उसकी तरफ देखना भी जैसे आज उसके लिए मुमकिन ना था। उसे सिर्फ और सिर्फ तनावुश चाहिए थी, हर कीमत पर चाहिए थी। मेरे ख्याल में वो कहीं चली गई होगी। हो सकता है वो घर की तरफ चली गई हो। रॉबिन ने उसे चौथी दफा एक ही तरफ चक्कर लगाते देखकर उससे कहा था। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे कहीं बाहर निकलते नहीं देखा। वो उसकी बात पर यकीन कर चुका था। हाँ, मैंने उसे बाहर निकलते नहीं देखा, लेकिन हो सकता है वो कहीं चली गई हो। मेरी नजर उस पर थोड़ी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो ताशफीन ने गुस्से से उसे घूरा था। जब से पार्टी शुरू हुई थी, वो और क्रिस्टन वही दरवाजे के पास खड़े थे। आते जाते हर इंसान की उन्हें खबर थी। रॉबिन ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की नजर में आना चाहता था, जबकि क्रिस्टन का भी मकसद कुछ ऐसा ही था। और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था जिनके पीछे वो हाथ धोकर पड़े हों, उनके आने जाने की उन्हें खबर ना हो। कब निकली थी वो यहाँ से? वो उसका गिरेबान पकड़ते हुए बेहद गुस्से से बोला। मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे ख्याल में जब रोज तुम्हें प्रपोज कर रही थी, तभी वो रोते हुए यहाँ से निकल गई थी। उसके खतरनाक तेवर पर उसने जल्दी से हकीकत बयान की थी, जिस पर वो पीछे की तरफ उसे धक्का देता तेजी से वहां से निकला था। उसे हर तरफ ढूंढने के बाद वो घर वापस आया था। वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही ना था कि वो अकेली घर आ गई होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो अकेली कहीं भी जा सके। एक बार घर से बाहर निकली थी तो उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने घर का दरवाजा खोलते हुए एक नजर बाहर सोफे की तरफ देखा था। जैसा वो छोड़कर गया था, सब कुछ वैसा ही था। मतलब वो घर नहीं आई थी। वो मुसलसल तनावुश का फोन मिला रहा था। बार बार उसका फोन लग तो रहा था, लेकिन वो फोन उठा नहीं रही थी। लेकिन इस दफा उसे आवाज घर के अंदर से ही सुनाई दी थी। वो जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ भागा था। उसने बेड पर से उसका फोन उठाते हुए एक नजर कमरे को देखा था। कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गए थे। सिर्फ अलमारी के ऊपर उसका वो बैग नहीं था जो वो पाकिस्तान से लेकर आई थी। वो कहाँ जा सकती थी?
आखिर कहाँ चली गई थी वो? उसका मोबाइल फोन चेक करने लगा था। उसने आखिरी कॉल डैनी को की थी, तकरीबन 1.25 घंटा पहले। उसने जल्दी से डैनी का नंबर लगाया था और डैनी ने फौरन दूसरी तरफ से फोन उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम भाई, तनावुश। कहाँ है तनावुश? तुम जानते हो ना, उसने तुम्हें फोन किया। वो घर पर नहीं है। कहीं नहीं है। बताओ मुझे वो कहाँ चली गई है? वो पागल हो रहा था, दीवाना हो रहा था। उसे कैसे भी तनावुश की खबर चाहिए थी। वो चली गई है भाई। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले उसे पाकिस्तान की फ्लाइट की टिकट्स लेकर दिए। मैं अभी यहाँ एयरपोर्ट के बाहर आकर बैठा हूँ। अभी 10 मिनट पहले ही उसकी फ्लाइट पाकिस्तान के लिए रवाना हुई है। मैंने आपको बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका फोन मुसलसल बिजी आ रहा था। वो ऐसे कैसे जा सकती है? और तुमने उसे क्यों जाने दिया डैनी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे इस तरह से नहीं जाने देना चाहिए था। मुझसे बात किए बिना, मुझसे मिले बिना, मुझे सफाई का मौका दिए बिना कैसे जा सकती है वो? तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। बहुत गलत किया तुमने। भाई, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं उससे क्या कहता? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ गलतफहमी का शिकार हुई है, लेकिन वो बोल ही रहा था जब उसने फोन बंद कर दिया। वो उस लड़की की जुदाई में पागल हो रहा था। जब उसकी नजर सामने बेड पर पड़े कागज पर पड़ी, उसने जल्दी से वो कागज उठाकर उस पर लिखी तहरीर को पढ़ा था। तुमने बहुत गलत किया तनावुश। बहुत गलत किया। क्या ये तुम्हारी बचपन की मोहब्बत तुम्हें मुझ पर यकीन करना ना सिखा सकी? तुम्हारा ताशफीन ऐसा कर सकता है? तुमने सोच भी कैसे लिया? मैंने तुम्हें मोहब्बत नहीं, अपनी मोहब्बत का बेपनाह मान दिया था। तुमने ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो गुस्से से उसका फोन दीवार पर मार चुका था, जो लम्हे में चकनाचूर हो गया। बारिश बेहद तेज हो जाने की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो गया था। आगे जाना मुमकिन ही नहीं रहा था। और करिए लॉन्ग ड्राइव इस मौसम में। आपको पता है कि ये सावन का मौसम है, और इस मौसम में इस इलाके का क्या हाल होता है, इससे भी आप अनजान तो हरगिज नहीं होंगे। अब देख लिया अपनी जिद का नतीजा। कहाँ सोएंगे हम फर्श पर, इस बरसती बारिश में? वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोले जा रही थी, जबकि वारिक कहीं से गाड़ी निकालने का रास्ता ढूंढने के लिए नजर दौड़ा रहा था। जब बरसती बारिश में एक आदमी भागते हुए उनकी तरफ आया था। साहब जी, बारिश बहुत तेज है। आगे से रास्ता बंद है। कुछ दरख्त गिर गए हैं रास्ते में। अगर आप चाहें तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा होटल है। कुछ और लोग भी उस तरफ गए हैं। आप भी उसी तरफ चले जाएं, वरना ये रास्ता रात सारी खुलेगा नहीं, और गाड़ी में भी पानी भर जाएगा। उस आदमी ने शीशे पर जोर से हाथ मारते हुए उसे बताया था, जबकि मायरा सर पे हाथ मारकर रह गई। और भाई साहब, हम उधर जाएंगे कैसे? रास्ता तो पूरी तरह से बंद है। ना हम गाड़ी पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं, न ही आगे की तरफ। वारिक के कुछ भी ना पूछने पर उसने खुद ही उस आदमी से पूछा था, आपको चलकर जाना पड़ेगा, गाड़ी तो वहां जाएगी नहीं। आदमी ने मसले का हल बताते हुए अपना रास्ता नापा था। वो जिस तरह भागते हुए आया था, उसी तरह भागते हुए वापस चला गया। नॉनसेंस। उसे लगता है हम बारिश में भीगते हुए 1 किलोमीटर तक चलकर किसी होटल में जाएंगे। मायरा ने सर दाह भरकर कहा। तो वारिक ने हाँ में सर हिलाया। आप ये सर क्यों हिला रहे हैं? क्या मतलब है इस चीज का? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो वारिक ने उसे गाड़ी से उतरने का इशारा किया। आपको समझ नहीं आ रहा कि बाहर बारिश हो रही है, और कितनी तेज हो रही है? नजर नहीं आ रहा आपको? वो तो उसके हुक्म पर बिल्कुल अमल नहीं करने वाली थी। मैं सारी रात गाड़ी में नहीं गुजार सकता, और ना ही मेरा यहाँ रहने का कोई इरादा है। ऑफिस में सारा दिन काम करके ना मेरी भी कमर अकड़ गई है। दिमाग खराब हो गया था जो बीवी को खुश करने के चक्कर में लॉन्ग ड्राइव और डिनर का प्लान बना लिया। और बीवी का नखरा फिर भी खत्म नहीं हो रहा। मुझे तो होटल जाना है। अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, वो गाड़ी से निकलते हुए बोला। लम्हे में ही बारिश ने उसे सर से पैर तक भिगो दिया था। हम ऐसे भीगते हुए जाएंगे, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ने लगा।
उसने भी हिम्मत करते हुए उस बरसती बारिश में कदम सड़क पर रखे थे। ज़ैनब की आखिरी रसूमात अदा करके वो घर वापस आया था। इरफान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना चाहने वाली हमसफर उसका साथ छोड़कर जा चुकी है। वो तो उसकी कब्र से उठने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत मनाने के बावजूद भी इब्राहिम उसे अपने साथ आने पर मजबूर ना कर सका। दानियाल बिल्कुल खामोश था। वो इतना सहमा हुआ था कि इंतहा नहीं। अपनी माँ के आखिरी लम्हात में वो उसके साथ था। शायद इसी वजह से, या फिर कोई और वजह थी। जो भी था, वो बिल्कुल चुप हो गया था। उसने अंदर दाखिल होते हुए ताशफीन के साथ बैठे दानियाल को देखा था। उसे अपने इकलौते भांजे पर तरस आया था। साहब, बाहर कोई बदर खान आपसे मिलने के लिए आया है। घर के मुलाजिम ने उन्हें आकर इन्फॉर्म किया था। क्या, बदर खान? वो यहाँ आया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़कर उसे सुकून नहीं मिला। आज मैं उसे गोली मार दूंगा। वो गुस्से से ऊपर इरफान के कमरे में आता, अलमारी से उसका रिवॉल्वर निकालते हुए नीचे की तरफ आया था। जबकि उसके गुस्से से भरी आवाज पर जायना भी जल्दी से बाहर आई थी। क्या हुआ? ये तुम्हारे सर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? वो मुलाजिम की तरफ देखते हुए पूछने लगी। वो मैडम, बाहर कोई बदर खान आया हुआ है, साहब से मिलने के लिए। बस उसी का नाम सुनकर साहब इतना गुस्सा हो गए। उसने तफसील उसे बताई थी। जबकि बदर खान का नाम सुनकर जायना के रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं वो उसका राज खोलने के लिए तो यहाँ नहीं आया था। मैं नहीं चल सकती इससे ज्यादा। वाह खुदाया, आपने भी आज ही बारिश बरसानी थी। अब बस कर दीजिए अल्लाह जी, प्लीज। और कितना मौसम ठंडा करेंगे। देखिए आपके प्यारे प्यारे बंदों से इस तेज बारिश में चला भी नहीं जा रहा। वो एक जगह रुककर अल्लाह पाक से दुआएं मांगने लगी। जबकि वारिक को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। तुम्हारी दुआओं में बहुत ताकत है, लेकिन इस मौसम में ना, आवाम सिर्फ बारिश ही मांगती है। वैसे भी बारिशों ने अच्छा खासा अंधेरा डाल दिया है। तो जल्दी चलो, टाइम नहीं है। और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तो रास्ता ठीक से नजर भी नहीं आएगा। देखो तो सही, अभी बहुत दूर है वो जगह। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था। जबकि मायरा से तो चला ही नहीं जा रहा था। और ऊपर से बारिश से बचने के लिए वो जितना तेज भागने की कोशिश कर रहा था, मायरा उतना तेज नहीं भाग सकती थी। क्योंकि उसने हाई हील्स पहनी हुई थी, जिनमें चलना मुहाल था। भागना तो नामुमकिन सी बात थी। और ऊपर से बारिश। आप जाएं, मैं आ जाऊंगी, वो तंग आते हुए बोली। तो वारिक रुक गया। अब वो अपनी मासूम सी चालाक बीवी को छोड़कर तो नहीं जा सकता था। एक तो डार्लिंग, तुम्हारे नखरों का मैं क्या ही करूं। अगर मुझे पता होता ना, बड़े होकर तुमने ये वाले रंग दिखाने हैं, तो मैं बचपन में ही तुमसे शादी करने का फैसला ना करता। वो उसकी तरफ आता हुआ अचानक उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। पछता रहे हैं तो अब भी देर नहीं हुई। अभी अपना फैसला वापस ले लें। कौन सा आपको वक्त लगेगा? सिर्फ 3 बोल तो बोलने हैं। वो उसे तपाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। बकवास मत करो, वरना होटल लेकर जाऊं या ना जाऊं, यही खाई से नीचे फेंक दूंगा। जान से मार डालूंगा, लेकिन तलाक नहीं दूंगा। वो इतने गुस्से से बोला था कि मायरा को चुप लग गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे फिर से दौरा पड़ा था। पागल हो गए हैं, उतारिए मुझे नीचे, मैं खुद चल सकती हूँ। वो परेशानी से कहने लगी थी। अब बाहों में उठा लिया है तो नखरे कम करो। इस ऊंची एड़ी में चलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं काफी खुशी से तुम्हें ले भी जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा अपनी बाहों में। अगर तुम वापसी पर भी ये खिदमत करवाना चाहो तो डोंट वरी। मेरी बाहें वैसे भी ये बोझ उठाने के लिए दिन रात तैयार रहती हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे मजीद सच करने लगा। नहीं, फिलहाल आप मुझे नीचे उतारें। मैं खुद अपने पैरों पर चलकर जाऊंगी। वैसे भी वो देखें, छत के नीचे लोग इस तरफ देख रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे, कैसा छिछोरा इंसान है। लोगों की सोच के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं तुम्हें कब कहाँ किस मुकाम पर छिछोरा लगा। यहाँ भी मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ।
और जिन लोगों का तुम जिक्र कर रही हो कि हमें देख रहे हैं, तो मोहतरमा, वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए इस छत के नीचे बैठकर ना भीगने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हम पर वेस्ट करें। वो मुस्कुराते हुए कहता उसे यूं ही उठाए एक 2 मंजिला बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ था। अब तो उतार दे नीचे, अब तो होटल भी आ गया। वो शर्मिंदा होकर उसे कहने लगी। तो इस दफा वारिक ने उसे अपनी बाहों से उतारते हुए अपना कोट निकालकर उसके कंधों पर फैला दिया था, क्योंकि उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे और वारिक को गवारा ना था कि उसकी बीवी को इस तरह से कोई भी देखे। ये क्या है, इतना छोटा सा कमरा? इसको तो दूसरी नजर देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही नजर में खत्म हो गया है। और ये सिंगल बेड, हम इस पे सोएंगे। आपकी जगह कहाँ होगी और मेरी जगह कहाँ होगी? और ये सिर्फ बाथ गाउन, हम ये पहनेंगे। वो कमरे का पूरा जायजा लेने के बाद उसे सुनाने लगी थी। ये नहीं कि वो इस मौसम में रुकने की जगह मिल जाने पर शुक्र अदा करती, वो तो उल्टा उसी को ही सुना रही थी। हाँ, ये कमरा, इस बारिश में ये कमरा मिल गया, ये भी गनीमत है। और ये बात सोचकर शुक्र करो कि तुम्हें पहनने के लिए कुछ मिल तो गया ना। कम अज कम ये भीगे कपड़े पहनकर सोना तो नहीं पड़ेगा। और फिर होटल की इंतजामिया ने कहा है कि वो हमारे कपड़े ड्राई क्लीन करवाने का भी इंतजाम करवा देंगे। और इस बैग की तो क्या खूब कहूँ। इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं जाने मन। आपके साथ कोई गैर नहीं, आपका अपना जाती शौहर है, जिसके साथ आप रोज की तरह चिपक कर भी सो सकती हैं। और जैसा कि आप मुझ पर आधी से ज्यादा रात को चढ़कर सोती हैं, तो वैसे यहाँ भी सो सकती हैं। हम इतने बड़े बेडरूम में सोते हैं, इतने बड़े बेड पर आराम करते हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप सारी रात मेरे ऊपर सो रही होती हैं। आपके लिए आपका बेड, आपके शौहर का ये सीना है, जिस पर आप सारी रात बेखबर पड़ी रहती हैं। आपको कोई होश नहीं होता कि आपने किस तरह से रहना है, क्या करना है। और यहाँ सारी रात आपका शौहर आपके इतने करीब आ जाने पर अपने जज्बात पर कंट्रोल करके आपको अपने सीने के साथ लगाकर सुलाता है। मेरी हिम्मत को सारी जिंदगी सराहती रहोगी ना, तब भी कम होगा। वो बड़े मजे से उस पर उसके राज खोलते हुए बोला। वो जानती थी, वो बेतरतीब सोती है, लेकिन वो सारी रात उसे तंग रखती है, ये तो उसे खबर ना थी। और उसने कभी शिकायत भी नहीं की थी, और ना ही उसे एहसास दिलाया था। हाँ, तो एहसान थोड़ी ना किया था। वो भी तो कितनी रातें उसे जगाता था, तंग करता था, सारी रात अपनी शिद्दतें उस पर लुटाता था। उसने कभी शिकायत की थी? कोई एहसान नहीं करते आप मुझ पर। अगर मुझे अपने सीने पर सुलाते हैं तो आपका फर्ज है। वो कहकर सीधी वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि वारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं अपने फर्ज निभाता हूँ जाने मन, आप अपने फर्ज निभाएं। उसका रोमांटिक मूड ऑन हो चुका था। वो नहाकर बाहर निकली तो जिस्म पर सिर्फ वो बाथ गाउन था, जो उसके पैरों को छू रहा था। अब सारी रात ये पैरों तक लटकाकर सोना पड़ेगा। इसी वजह से मैं नाइट ड्रेस नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पैरों तक जाने वाली ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बाहर आते हुए बेड पर बैठी तो वारिक भी कपड़े चेंज कर चुका था, जबकि उसने अपने भीगे हुए कपड़े वारिक के भीगे हुए कपड़ों के साथ रखे थे, ताकि वो होटल वाले ले जाएं। गुजारा करो जानेमन आज रात, फिर तो वैसे भी हमने चले ही जाना है। वो उससे कहते हुए उठकर अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाने लगा था, जबकि वो उसकी पीठ को घूरती बेड पर लेट गई थी। ओह ग्रेट, दानियाल का मैसेज आया है। तनावुश सुबह यहाँ आ रही है, मतलब कि सुबह 8:30-9 बजे के करीब उसकी फ्लाइट यहाँ उतर जाएगी। मैं बाबा को मैसेज कर देता हूँ, ताकि वो उन्हें लेने के लिए वो आगे चले जाएं। यकीनन ताशफीन भी साथ होगा। वो काफी खुशी से उसे बता रहा था, जबकि ताशफीन के पाकिस्तान आने की खबर सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तनावुश के साथ वो ज्यादा देर तो नहीं रह सकी, लेकिन जितना वक्त उसने उसके साथ गुजारा था, वो उसे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लगी थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। वो मैसेज टाइप करके फारिग हुआ तो उसे उसकी आवाज सुनाई दी। वो बेड पर सुकून से लेटी हुई थी। खुशी की नहीं, बहुत खुशी की। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि बाबा कितना खुश होंगे।
वो उसके करीब बैठते हुए उसे कहने लगा। तो इब्राहिम साहब का सोचकर उसका मूड फिर से खराब हो गया। हाँ बिल्कुल, दूसरों को बर्बाद करके अपनी खुशी लोग ढूंढ ही लेते हैं। वो नफरत आमेज लहजे में बोली। तो वारिक को अफसोस हुआ। तुम हकीकत से नावाकिफ हो। जिस दिन तुम्हें हकीकत पता चली, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। वो यकीन से कहता उसके साथ ही अपनी जगह बनाने लगा। वो साइड पर होती बैट से गिरने ही वाली थी कि अचानक उसने उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाकर उसे अपने करीब कर लिया। थोड़े साइड पे हो जाएं। इतनी जगह है। वो उसे घूरते हुए बोली। तो वारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। शैतानी मुस्कुराहट। यानी वो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। ऐसे मौसम में हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बहुत पास आना चाहिए। यही तो वक्त होता है प्यार करने का। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाता अपना नर्म और गर्म लम्स उसकी गर्दन पर बिखेरने लगा। और अगर प्यार ही ना हो तो? वो उसके सीने पे हाथ रखती उसे जरा सा पीछे करती सवालिया अंदाज में बोली। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखें बोलती हैं। सच्चाई छुपाने के लिए तुम्हें आंखें बंद करके मुझे महसूस करना होगा। वो उसके लबों पर अपने लब रखता उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। क्या कहती है मेरी आंखें? वो एक बार फिर से उसके सीने पे हाथ रखते उसे खुद से दूर करते कहने लगी। कहती है कि वारिक इब्राहिम, मुझे तुमसे इश्क है। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। झूठ बोलती हैं। वो उसके नर्म और गर्म आगोश में मदहोश होने लगी थी। वो उसे जितना खुद से दूर करना चाहती थी, वो उतना उसके करीब आ रहा था। वो चाहकर भी फासला बना नहीं पा रही थी। वारिक की छोटी छोटी गुस्ताखियां बढ़ने लगी थी। वो जिद्दी से अंदाज में कहती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाय, बड़ी सच्ची है तुम्हारी आंखें। वो दिलकशी से कहता उसके लबों को कैद कर गया। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अब कौन मनहूस आ गया? ये कोई तरीका है? एक कपल अंदर कमरे में रोमांस कर रहा है, और ये आ गए डिस्टर्ब करने के लिए। वैसे मुझे नहीं पता था कि होटल में इस तरह की डिस्टरबेंस होती है। वो काफी बदमजा हुआ था, जबकि उसके मुंह बनाने पर मायरा ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की थी। हाँ, उन्हें तो इल्हाम हुआ है ना कि यहाँ कपल अंदर रोमांस कर रहा है, और उसे डिस्टर्ब नहीं करना। वो उसके सीने पे हाथ मारती उसे पीछे करती खुद अपना आप संभालने लगी थी। रुक जाओ, वापस आकर तबीयत ठीक करता हूँ तुम्हारी। वो उठते हुए दरवाजे तक आया तो देखा, वेटर खाना लिए खड़ा है। सर, ये आपका खाना, और आप अपने कपड़े हमें दे दीजिए। हम उन्हें ड्राई क्लीन करवा देते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो वारिक ने जल्दी से खाना थामकर टेबल पर रखा, और कपड़े उठाकर उसके हवाले कर दिए। हाँ, ये ले जाओ, और अब डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बर्तन ले जाने के लिए सुबह आ जाना। वो जाने से पहले उसे ताकीद करना ना भूला था, जबकि वो हाँ में सर हिलाता फौरन वहां से जा चुका था। अल्लाह, ये क्या तरीका है? इस तरह से वेटर को क्यों बोला कि डिस्टर्ब करने मत आ जाना? बेचारा क्या सोच रहा होगा। वो अपना काम करने के लिए आता है। उसे कोई शौक नहीं है बार बार आकर किसी को डिस्टर्ब करने का। वो उसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। लेकिन यहाँ उसे समझना कौन चाहता था? वो उसका हाथ थामता उसे मेज तक लेकर आया था। डार्लिंग, खाना खा लो, ताकि तुम में मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हो जाए, क्योंकि इस रोमांटिक मौसम में तुम्हें एक रोमांटिक सा शौहर मिलने वाला है। मैं इस रात को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि एक एक सेकंड को तुम्हारे साथ खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तो ना तो मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, और ना ही मेरा मूड खराब करने की। आगे पीछे की कोई बात हम अब नहीं करेंगे। उसके गाल पर अपने लब रखते हुए वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा था। मैं अपने हाथों से खाना खा सकती हूँ। वो मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बेताबियां देखकर उसकी हंसी निकल गई। एक तो तुम्हारी इस हंसी को तो मैं ब्रेक लगाऊंगा आज रात को। फिलहाल तुम मेरे हाथ से खाना खाओ। अपने हाथों से खाओगी तो आहिस्ता आहिस्ता खाओगी, और जितना तुम आहिस्ता अपने हाथ चलाओगी, उतना मेरा दिल तुम्हारी कुर्बत के लिए मचलेगा। और मैं अपने दिल पर कोई जबर नहीं करना चाहता। वो एक बार फिर से उसे खाना खिलाना शुरू कर चुका था।
जबकि मायरा बड़े अंदाज से उसे मुकम्मल नखरे दिखाते हुए उसके हाथों से खाना खा रही थी। चाहे जाने का एहसास किसे बुरा लगता है, और यहाँ तो उसका शौहर उसके नखरे भी उठा रहा था और उसके फजूल के नाज भी बर्दाश्त कर रहा था। तो तुमने कसम खा ली है तुम तेज खाना नहीं खाओगी? वो उसे देखते हुए बोला। तो मायरा की इस दफा छूटने वाली हंसी बहुत दिलकश थी। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से खाएंगे, आप भी खाना खाएं ना, वो बड़े मजे से कहती उसे तंग करने लगी थी। वारिक ने उसे घूरा था और उसके घूरने पर उसकी फिर से हंसी निकल गई। क्या हुआ, मेरे प्यारे बेबी को रोमांस करना है? वो उसके गाल खींचते हुए कहा लगाते हुए बोली। तो इस दफा वारिक के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वैसे भी वो काफी खाना खा चुकी थी, इतना ही काफी था। वो कम अज कम उसे सारी रात बर्दाश्त तो कर ही सकती थी। और सबसे अहम बात यह थी कि उस वक्त उसके जहन में कोई उल्टी सीधी सोच नहीं थी जो उसके और मायरा के रिश्ते को खराब करती। उसे अपने कंधे पर उठाते हुए वो उसे बेड पर फेंकता अपने बात गाउन की डोरियां खोल चुका था। रुकिए, रुकिए वारिक, एक मिनट। वो हंसती हुई उसे पीछे करने की कोशिश करने लगी। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वारिक को अपने लिए इतना बेताब देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन उसे तंग करना तो जैसे वो अपना फर्ज समझती थी। ऐसी की तैसी तुम्हारी। उसके दोनों बाजुओं को अपने एक हाथ में कैद करता उसके बाद गाउन की डोरियां भी खींच चुका था। मायरा की सारी मुजाहमतें और खिलखिलाहटें उसके बाजुओं में दम तोड़ चुकी थी। उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था। वो उसके पौर पौर को अपने लिबों के लम्स से महका रहा था। वो मदहोश होती जा रही थी। उसका चाहना इतना शिद्दत से भरपूर था कि उसे वारिक के अलावा और कोई याद ही नहीं रहता था। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। वो पूरी तरह उसकी बाहों में कैद, उसके एक एक लम्स को अपने जिस्म पर महसूस करती, पूरी तरह से सिर्फ उसकी पनाहों में कैद होकर रह गई थी। जबकि वारिक का हाल भी उसी के जैसा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे वो अपनी एक एक धड़कन में उसे पुकार रहा हो। और सच्चाई भी तो यही थी। वो भी तो सिर्फ उसका हो चुका था। वारिक इब्राहिम, जो किसी की ऊंची आवाज नहीं सुनता था, वो इस लड़की की बेजा शर्तें मानता था, उसके नखरे उठाता था। वो जो किसी की ऊंची आवाज नहीं सुनता था, वो शख्स जो खड़े खड़े सामने वाले को उसकी औकात याद दिला देता था, वो उसके सामने अपना गुस्सा कंट्रोल कर जाता था। और उसके पीछे की वजह सिर्फ वो मोहब्बत थी जो उसे उससे थी। और ये मोहब्बत आज से नहीं, बल्कि कई सालों से थी। आई लव यू, उसके कान में गुनगुनाते हुए वो उसे मजीद खुद में कैद करने लगा था। जबकि उसकी मोहब्बत भरी सरगोशी सुनकर मायरा मुस्कुराकर अपना आप उसके आगोश में छुपा चुकी थी। और वो उस पर अब रहमत बना बरसता जा रहा था। एक बारिश बाहर हो रही थी, जिसने पूरी दुनिया को भिगोकर रख दिया था। और एक बारिश अंदर हो रही थी, मोहब्बत की बारिश, जिसमें वो दोनों भीगते चले जा रहे थे, एक दूसरे के होते चले जा रहे थे, एक दूसरे की बाहों में कैद। वो पूरी दुनिया भुला चुके थे। ये क्या कर रहे हैं इब्राहिम? छोड़ दे उसे। वो बदर खान पर बंदूक ताने खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर डाले। जब जायना ने भागते हुए आकर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज तो शायद उसे रोकना नामुमकिन हो गया था। मेरे रास्ते से हट जाओ जायना, आज मैं इस बेगैरत को जान से मार डालूंगा। इसने मेरे भाइयों का कत्ल किया, मेरी भाभी का कत्ल किया, इसने मेरे दोस्त जैसे भाई को मार डाला। मैं इसकी जान निकाल लूंगा। इसने मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। वो एक गोली चला चुका था, जबकि बदर खान बिना खौफ खतरे वहां खड़ा था। अपना इंतजाम वो भी करके आया था। उसके हाथ में भी बंदूक थी। मुझे मारने से पहले अपनी बीवी को मार इब्राहिम, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, इसी के कहने पर हुआ है। अरे, मैंने इसी के कहने पर तो मारा था। ये तो तुझे मरवाना चाहती थी। वो तो तेरी खुशकिस्मती है कि उस गाड़ी में तू नहीं था, वरना तेरा जनाजा तो 4 महीने पहले ही उठ चुका होता। उसने उस पर इंकिशाफ किया था। वो उसकी बात सुनने के बाद भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी तरफ बढ़ा था, क्योंकि उसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। बकवास करता है, अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। वो गुस्से से उससे बोला था, लेकिन बदर खान तो जैसे सारे सबूतों के साथ आया था।
मैं बकवास कर रहा हूँ तो जरा अपनी बीवी से पूछ तो सही कि ये आधी आधी रात को मुझे फोन क्यों करती थी, कभी कभार मुझसे मिलने के लिए क्यों आती थी। जिन होटल की टेबल बुक करवाकर ये मुझसे मिलने आती थी ना, वो लोग भी इसके अलावा गवाही देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इब्राहिम मुस्तफा की बीवी को दुनिया जानती है। इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी कब क्या करती है, लोग खबर जरूर रखते हैं। इसी ने प्लानिंग की थी तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि ये इरफान से मोहब्बत करती थी, इससे शादी करना चाहती थी। इसका शादी से पहले इरफान के साथ अफेयर था, और तुमसे शादी भी इसने सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की थी। तुमसे इसे कोई लगाव नहीं था, ना ही कभी तुमसे इसे मोहब्बत हुई। अरे, तुम्हारा बच्चा पैदा करके पछता रही थी। जिन अस्पतालों में जाकर इसने तुम्हारा बच्चा मारने की साजिशें की है ना, वो भी सबूत मेरे पास मौजूद हैं। वो तो पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, वो अब भी खामोश ना हुआ। ये औरत, इसका कोई इरादा ना था तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का। ये तुम्हें मार देना चाहती थी, क्योंकि तुम इसे तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस अंदाज में बोला कि इब्राहिम ना चाहते हुए भी एक दफा तो उसकी बातों पर यकीन कर ही गया था। नहीं इब्राहिम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल इरफान से कोई मोहब्बत नहीं करती, ना ही मेरा इरफान के साथ ऐसा कोई रिश्ता था। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? आप मेरे शौहर हैं, मेरे बच्चे के बाप हैं। इसका अंदाज खौफ में डूबा हुआ था, जबकि उसकी सारी बातें कहीं से भी उसके पुराने रवैयों से मेल नहीं खाती थी। इब्राहिम, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम सच्ची हो ना? क्या ये सच नहीं कि तुमने मुझसे कहा था कि ज़ैनब मुझसे मोहब्बत करती है? वो इरफान से शादी नहीं करना चाहती। वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। खामोश। झूठ मत बोलना, एक लफ्ज झूठ मत बोलना। वो उसे रोकना चाहती थी। ज़ायना, मेरे पास आज भी तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें तुमने कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। उसे इरफान से कोई लेना देना नहीं था। वो इरफान से तलाक लेकर मुझसे शादी करना चाहती थी। और तुमने भी तो यही कहा था कि तुम इब्राहिम से जान छुड़वाकर इरफान से शादी कर लोगी, और ज़ैनब को मेरी जिंदगी में शामिल कर दोगी। आज ज़ैनब मर चुकी है। वो चली गई है इस दुनिया से हमेशा के लिए, मुझे छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, अपने बच्चे और अपने शौहर को छोड़कर। हकीकत तो ये है कि वो कभी मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं थी। इसने हमेशा इरफान से मोहब्बत की, और कल रात तुमने उसे मार डाला। जब कल रात तुम फोन पर मुझसे बात कर रही थी, तब तुम इसका कत्ल कर रही थी। यही हकीकत है ना? बोलो ज़ायना, ये झूठ है। कल रात तुमने दानियाल के सामने इसका कत्ल किया। बोलो, अब चुप क्यों हो? खामोश क्यों हो? बोलो, क्या ये सच नहीं कि तुमने ज़ैनब को कत्ल कर दिया है? सिर्फ इसलिए ताकि ये तुम्हारा राज वो खोल ना दे, किसी को बता ना दे। तुम ज़ैनब को टॉर्चर करती थी, दिन रात उसे अजियत देती थी। इसीलिए ज़ैनब इतनी बीमार थी। वो बोलने पर आया तो बोलता चला गया, जबकि उसके पास कोई जवाब नहीं था उसे देने के लिए। उसके तो अल्फाज ही खत्म हो गए थे। वो कोई बहाना बनाना चाहती थी, इब्राहिम को अपना यकीन दिलाना चाहती थी, और इब्राहिम उसे देख रहा था। शायद वो कुछ बोलेगी, शायद वो अपनी सफाई में कुछ कहेगी, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो इतनी जल्दी फंस जाएगी, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। वो तो खुद को बहुत चालाक समझती थी, लेकिन इस मुकाम पर आकर उसकी सारी चालाकी निकल चुकी थी। इब्राहिम उसे देख रहा था, और वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। बोलो ज़ायना, क्या ये सच है? वो उसकी तरफ आते हुए उसके कंधे पकड़कर उसे झिंझोड़ने लगा, जब पीछे से बदर खान ने अचानक ही एक वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसे सुनते हुए उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो कह रही थी कि ज़ैनब तुमसे मोहब्बत करती है। ज़ैनब ने कभी इरफान को चाहा ही नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ज़ैनब हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए, तो तुम्हें इब्राहिम को इस दुनिया से हटाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो बोल रही थी, और इब्राहिम सुन रहा था। वो उसकी कॉल्स को रिकॉर्ड करता था, ताकि वक्त आने पर काम आ सके। और आज उसके काम आ तो रही थी। वो सारी रिकॉर्डिंग के सहारे उसका सारा राज खुल चुका था। इब्राहिम सब कुछ जान चुका था।
कह दो कि ये झूठ है। वो उसकी तरफ देखते हुए बंदूक अब उसकी तरफ कर चुका था। जायना कुछ नहीं बोल रही थी। सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए थी ना? तुम मुझसे ताल्लुक खत्म करना चाहती थी। तो ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हें आजाद किया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तलाक देने के बाद जिंदा छोड़ दूंगा। नहीं, मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। तुमने मेरा घर बर्बाद किया। तुमने मेरे भाइयों को मरवाया। मेरी मासूम भाभी को मरवा डाला। तुमने मेरे भतीजा और भतीजी को यतीम कर दिया। तुम जीने के लायक नहीं हो। वो उसकी तरफ बंदूक तानते हुए कहने लगा था। उसके गुस्से की कोई इंतहा ना थी। वो एक ही लम्हे में उसके सीने के बीचों बीच गोली चला चुका था, ये जाने बिना कि इस सब का क्या अंजाम होगा। बदर खान ये सब कुछ देखकर परेशान हो गया था। उसे नहीं लगा था कि इब्राहिम इतना बड़ा कदम उठाएगा। उस वक्त वो यहाँ से भाग जाने में ही अपनी बेहतरी समझ रहा था, और उसने ऐसा ही किया था। वो वहां से भागने के लिए पर तोलने लगा, जब अगले ही लम्हे इब्राहिम ने उसे भागते देखकर एक गोली उसके कंधे पर चलाई। वो कराह कर जमीन पर गिरा था। जब इब्राहिम ने दूसरी गोली चलाई, लेकिन इस दफा उसका निशाना चूक चुका था, और वो अगले ही लम्हे अपने आप में हिम्मत पैदा करता वहां से भाग निकला था। वो उसके पीछे तक आया था। उसका निशाना फिर से चूक गया था, लेकिन हर दफा नहीं। इस दफा इब्राहिम ने गोली चलाई तो गोली उसके पैर के बीचों बीच लगी थी, और इस दफा बद्र खान ने भागने से ज्यादा मुकाबला करना बेहतर समझा था। अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए उसने एक साथ कई फायर कर डाले, जो इब्राहिम का सीना और बाजू चीर गए थे। वो लम्हे में जमीन बोस हुआ था। गोली दिल के बिल्कुल करीब लगी थी। खुदा का शुक्र है कि आपने उन्हें वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया, वरना इनका बचना नामुमकिन हो जाता। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा है। डॉक्टर ने बाहर आकर उसे जायना की खैरियत बताई थी। वो परसुकून हो गया था। ताशफीन और दानियाल दोनों उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे। वो परसों से यहीं पर थे। इब्राहिम का ऑपरेशन कामयाब तो हो गया था, लेकिन वो कोमा में चला गया था। उसे दुनिया जहान का कोई होश नहीं था। बच्चे घबराए हुए थे। शायद फायर की आवाज सुनने के बाद वो भी बहुत बड़े शॉक में थे। वो घर वापस आया तो पहले रास्ते में उसे इब्राहिम गिरा हुआ नजर आया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। खून काफी ज्यादा जाया हो चुका था, जबकि वो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए अंदर भागा, क्योंकि उसे दानियाल की फिक्र थी। दानियाल सहमा हुआ ताशफीन के साथ लगा अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, जबकि जायना घर के बीचों बीच पड़ी थी। वो बहुत मुश्किल से उन दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा था। इब्राहिम का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि वो कोमा में जा चुका है। उसकी जान बचाना काफी मुश्किल है। जबकि जायना का ऑपरेशन कामयाब हो गया था, लेकिन उसे होश अभी नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे 48 घंटे में कभी भी होश आ सकता है। उसे इब्राहिम की फिक्र हो रही थी। अभी तो वो पहले सदमे से बाहर नहीं निकला था। अभी अभी उसने अपनी बीवी को खोया था। ऐसे में मजीद रिश्तों को खो देना उसके बस में नहीं था। अल्लाह पाक का करम हुआ था कि इब्राहिम का ऑपरेशन कामयाब तो रहा था, लेकिन उसे होश आने में पता नहीं कितना वक्त लग जाता। इसीलिए ताशफीन को उसने अपने पास रखा हुआ था, जबकि ताशफीन जिद कर रहा था कि उसे पाकिस्तान जाना है, अपनी ताई अम्मी के पास। वो उन्हीं के पास रहने का आदी था। वो तो अपनी माँ के पास भी नहीं रहता था। ऐसे में इरफान के लिए दो बच्चों को संभालना काफी मुश्किल हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो जायना? ऐसा कैसे मुमकिन है? वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकते हैं? वो परेशानी से उसे देखने लगा था। जायना को आज ही होश आया था, जबकि इब्राहिम को कब होश आना था, कोई खबर ना थी। जायना ने उसके सामने रोना धोना मचाया हुआ था। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इरफान के गले लगकर रोए। हाँ, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। और जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा शादी से पहले तुम्हारे साथ अफेयर था। उन्होंने कहा कि ऐसी औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। वो तो तुमसे भी इस बारे में बात करना चाहते थे। पता नहीं उन्हें ये बात पता कैसे चली। तुम्हें पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ज़ैनब की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है।
मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करते थे, तुम्हारा बच्चा था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा उन्होंने मुझे बातें सुनाई और कहा कि मैं कभी भी उनकी नहीं हो सकती और ना ही इरफान कभी ज़ैनब का हो सकता है। उन्हें ये गलतफहमी हो गई है कि तुमने जानबूझकर ज़ैनब को मारने की कोशिश की है। और तो और, वो तुम्हारे और ज़ैनब के रिश्ते को लेकर बहुत अजीब तरह की बातें कर रहे थे। तुम्हें उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, क्योंकि इस गलतफहमी की वजह से उन्होंने मुझे तलाक देकर मुझे गोली मार दी। वो मुझे जान से मार देना चाहते थे। और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो तुम्हें भी मार देना चाहते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि कभी मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता था। इनका कहना है कि मैं जाकर उसी शख्स के साथ रहूं जो मेरे दिल में बसता है। हाँ, ये सच है। मैं कभी भी इब्राहिम को अपने दिल में वो मुकाम नहीं दे पाई जो एक शौहर को देना चाहिए। लेकिन मैंने उनके साथ इस रिश्ते को पूरी वफादारी से निभाया है। मैंने कभी उनके हुकूक में बेईमानी नहीं की। हाँ, ये सच है। मेरे दिल में हमेशा से तुम रहते थे इरफान। लेकिन फिर भी मैंने इस रिश्ते में कभी कोई बेईमानी नहीं की। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? वो उसके हाथ थामते हुए कहने लगी, जबकि इरफान तो समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ हुआ क्या है। वो शख्स कभी मेरा यकीन नहीं करेगा। उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे रहूंगी? क्या होगी मेरी जिंदगी? तुम खुद उनसे बात करके उनकी गलतफहमी को दूर कर दो, वरना वो तुम्हें भी गलत समझेंगे। वो फूट फूट कर रो रही थी, जबकि इरफान के पास कोई जवाब नहीं था। प्लीज रोना बंद करो जायना। जो कुछ भी हुआ, वो तकदीर का लिखा था, और मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूँ। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ मुखलिस था, और ये बात मैं जानता हूँ। उसकी सफाइयाँ मैं किसी को नहीं दूंगा। वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन जायना रोना बंद ही नहीं कर रही थी। हाँ, ये सब कुछ किस्मत का लिखा था। वो गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें अपने दिल में बसाया। मुझे क्या पता था कि सिर्फ इस गलती की वजह से मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब इब्राहिम मुझे कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे। और मैं कहाँ जाऊंगी? किसके सहारे रहूंगी? कौन मुझे अपना नाम देगा? कौन मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा इरफान? वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना जायना। तो मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। तुम इस तरह से मत रो। ज़ैनब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले से ज़ैनब को भी बहुत खुशी होगी। शायद मैं तुम्हें ज़ैनब वाला मुकाम कभी ना दे सकूं, लेकिन आज मेरी वजह से तुम इस मुकाम पर पहुंची हो, तो मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। इब्राहिम ने तुम्हें इस बात पर छोड़ दिया ना कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था। तो बस ठीक है। आज अभी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इब्राहिम से तलाक की वजह से तुम्हारे इद्दत के दिन पूरे होते ही मैं तुम्हें अपने निकाह में ले लूंगा। मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखने का वादा नहीं करता, क्योंकि ज़ैनब की जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता। लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि तुम्हें ये तलाक का दाग मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। वो उससे वादा करते हुए बोला था, जबकि जायना एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। ये बात अलग थी कि उसका दिल आज खुशी से पागल हो रहा था। लेकिन इरफान, इस तरह से तो इब्राहिम का लगाया हुआ इल्जाम सच हो जाएगा। उनकी गलतफहमी यकीन में बदल जाएगी। वो उसे आगे के बारे में भी समझाना चाहती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो शख्स क्या सोचता है, जो अपनी बहन के लिए मेरी मोहब्बत नहीं देख सका, मेरी चाहत नहीं देख सका। वो भला और क्या करेगा? वो शक के इस मुकाम पर आ गया था कि उसने तुम्हें छोड़कर तुम्हें जान से मार देने की कोशिश की। वो मुझे मार देना चाहता है, तो वो भला कभी भी हम पर क्या ही यकीन करेगा? ये सारे मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा अब इब्राहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसे देखते हुए बोला। सच तो ये था कि उसके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो ये जानना चाहता था कि इब्राहिम पर गोली किसने चलाई, उसे मारने की कोशिश किसने की है।
लेकिन फिलहाल उसके किसी सवाल का जवाब देने की कंडीशन में ज़ायना थी नहीं। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा। वो उसे अपने सीने से लगाते बेहद खुश थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो आज खुशी से नाचे गाएं। उनकी तनावुश वापस आ गई थी, जबकि वो उनकी फैली हुई बाहें देखती उनमें आकर समा गई थी। ताया अब्बू, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। वो उनके साथ लगी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि उसके रोने की वजह वो समझ नहीं पाए थे। क्या हुआ था उसे? वो क्यों रो रही थी? वो परेशान हो गए थे। आखिर अचानक इस तरह से रोने की क्या वजह थी? तनावुश, मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? ताशफीन कहाँ है? वो परेशानी से उससे पूछने लगे थे, जबकि वो नफी में सर हिलाती एक बार फिर से रोते हुए उनके सीने से लग गई थी। उसे कुछ बोलने की जरूरत ना पड़ी थी, ना ही उसने कोई अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो सब समझ गए थे। लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हें चाहता था, तुमसे बेपनाह। सब दिखावा था, सब कुछ दिखावा था ताया अबू। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, शायद सिर्फ वक्त गुजार रहे थे मेरे साथ। वो रोज से मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत रोज जैक्सन है। मैं उनकी जिंदगी में कहीं शामिल नहीं थी, इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ। उन्हें उनकी खुशियाँ देकर मैं उनकी जिंदगी से निकल आई हूँ। अब मैं कभी उनके पास वापस नहीं जाऊंगी ताया अबू। वो उनके सीने से लगी एक बार फिर से रोने लगी थी, जबकि इब्राहिम के पास कुछ नहीं था कहने के लिए। काश वो तसल्ली के कोई बोल बोल पाते। काश वो उसे कोई सफाई दे पाते अपने बेटे की तरफ से। उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए, लेकिन अपनी बच्ची को वो रोते हुए कैसे देखते? उसे अपने सीने के साथ लगाए वो यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलते अपनी गाड़ी की तरफ आ गए थे। आज जायना और इरफान का निकाह था। इब्राहिम को कोमा में गए आज 6 महीने गुजर चुके थे। ताशफीन के बार बार तंग करने पर वो उसे पाकिस्तान उसकी ताई अम्मी के पास भिजवा चुकी थी, जबकि दानियाल उससे इतना खौफजदा रहता था कि उसके सामने उसकी आवाज भी नहीं निकलती थी। दानियाल का खौफ देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। उसने पाकिस्तान फोन करके बस इतना ही बताया था कि गोली लगने से पहले इब्राहिम ने उसे तलाक दे दी थी, और अब वो अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही है। तो वो वापस पाकिस्तान कभी नहीं आएगी, और ताशफीन के साथ उसे ज्यादा लगाव ना था कि वो उसे अपने पास रखती। इसीलिए उसने उसे उसकी ताई अम्मी के पास भेज दिया था, जबकि इब्राहिम की वालिदा ने इब्राहिम की हालत का सुनते ही उसे पाकिस्तान ले आने की जिद पकड़ ली थी। वो अपने तीनों बच्चों को खो चुकी थी। इब्राहिम उनकी आखिरी औलाद था जो उनके जीने का सहारा था। खानदान के ही कुछ लोग बड़ी मुश्किल से उसे वापस पाकिस्तान ले आने में कामयाब हुए थे। पाकिस्तान में उसका अच्छा इलाज चल रहा था, लेकिन अब तक वो कोमा से बाहर ना आया था, और डॉक्टर के मुताबिक उसका जल्दी कोमा से निकलना भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए तो वो बेफिक्र हो चुकी थी। उसकी इद्दत 2 महीने पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बदर खान पुलिस के हाथ लग गया था, और वो उस पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि बदर खान का फोन गुम हो चुका था। अब उसके पास कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद ना थी जिस पर वो उसे तंग कर पाता। गोली लगने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता किसी सेफ मुकाम को ढूंढ रहा था। इस दौरान कब उसने अपना फोन गुम कर दिया, वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन उसके पास जायना के खिलाफ वही एक सबूत था जिस पर वो उसे गुनहगार साबित कर सकता था। बदर खान को बहुत सारे लोगों को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद हो गई थी, जबकि बहुत कोशिश के बाद भी बदर खान ये बात साबित न कर सका कि उन सब चीजों में जायना भी शामिल है। बल्कि जायना ने इरफान को इस तरह से ये सारी बातें बताई थी कि इरफान सिर्फ उसी पर ही यकीन करने लगा था। उसने बदर खान के इल्जामात को इब्राहिम की साजिश करार दिया था। इन 6 महीनों में इरफान को उसने इतना इब्राहिम के खिलाफ कर दिया था कि वो इब्राहिम का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था। और यही वजह थी कि जायना अब बिल्कुल पर सुकून हो गई थी। आज उन दोनों का निकाह था। आज जायना की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। लेकिन इन 6 महीनों में जायना ने जो चीज हद से ज्यादा नोट की थी, वो ये थी कि ज़ैनब की जगह वो कभी नहीं ले सकती थी। उसकी जिंदगी में सिवाय ज़ैनब के और कोई लड़की आ ही नहीं सकती थी। वो मोहब्बत नहीं करता था ज़ैनब से।
उसके साथ इश्क का रिश्ता था, लेकिन अब वो उस रिश्ते से बहुत आगे निकल आया था। वो ज़ायना की मोहब्बत को उस उम्र की एक नादानी करार देता था, जो ज़ायना को आग लगाने के लिए काफ़ी था। और ज़ायना खाली हाथ थी। उसके माँ-बाप ने उसे कुछ भी नहीं दिया था, बल्कि 3 महीने पहले जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देने के बजाय किसी ट्रस्ट के नाम कर चुके थे। लेकिन उसे परवाह ना थी। इतने सालों में इरफान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, जिसके सहारे वो सारी जिंदगी काट सकती थी। अब उसे अपने माँ बाप की दौलत की भी जरूरत ना थी। उसे अफसोस था कि उसने इरफान का साथ निभाने के बजाय लालच में आकर अपने माँ बाप की बात मानी थी। उसकी आंख खुली तो वो उसके सीने पे सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए उसे अपनी बाहों में कैद किया और एक झटके में उसे बेड पर फेंकता उसके ऊपर आ गया था। अंदाज रात वाला ही था। वो अब तक बहका बहका उसके बदन की दिलकशी में खोता जा रहा था। मायरा पहले तो परसुकून सी उसके लम्स को महसूस करती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुर्रतें बढ़ने लगी थीं। उसके होठों का लम्स उसकी गर्दन से नीचे जाते ही उसने आंखें खोल ली थीं। पीछे हटे वारिक, हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं। वो उसे पीछे धकेलते हुए उठकर बैठने लगी थी, जबकि वो साइड पर होता अब भी वैसे ही बेतरतीब सा बेड पर पड़ा हुआ था, जैसे उसका कोई इरादा ही ना हो उठने का। मेरी बाहों में वापस आ जाओ जानेमन, क्योंकि अभी तक बारिश रुकी नहीं है, और जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती, तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे। और जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, मैं तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में कैद रखूंगा। वो उसे फिर से कैद करते हुए अपने ऊपर गिरा चुका था, जबकि मायरा उसकी पूरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। क्या मतलब? बारिश रुकी नहीं है, हम घर वापस कैसे जाएंगे? ताशफीन और तनावुश से भी तो मिलना है, वो परेशानी से कहने लगी थी। वो रात से ही ताशफीन और तनावुश के लिए काफी एक्साइटेड थी। वही तो मैं कह रहा हूँ जानेमन, जब तक बारिश नहीं रुकेगी, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पर सिर्फ हम ही हैं, एक दूसरे का सहारा। उसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़ते हुए वो इस अंदाज में बोला कि मायरा को और परेशानी हो गई। मतलब कि हम यहीं पर रहेंगे, इसी होटल में? वो उसके सीने पे हाथ रखती उसे पीछे करते हुए पूछने लगी। तो वारिक ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। बिल्कुल भी नहीं, आप में तो रात से ही कोई शैतान घुसा हुआ है। मुझे बिल्कुल भी आपके साथ नहीं रहना यहाँ। मेरी जान बिल्कुल भी महफूज नहीं है। वो सारी रात उसकी शिद्दतें सहते हुए बोली। तो वारिक का कहका बेसाख्ता था। जानेमन, तुम्हारी इस नाजुक जान को तो मैं सारी जिंदगी यूं ही मुश्किल में डाले रहूंगा, लेकिन फिलहाल इस मसले का कोई हल नहीं है, सिवाय इसके कि इस खूबसूरत मौसम में हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं, एक दूसरे में खो जाएं। वो उसे खुद पर गिराता हुआ उसके लबों को कैद कर चुका था, और उसकी मायरा की सारी मुज़ाहमतें उसके नर्म और गर्म लम्स में ही कहीं गुम होती चली गईं। तनावुश मेरी बच्ची, कुछ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है वहाँ, जो तू इस तरह अकेली वहाँ से यहाँ आ गई है, और इस तरह से रो क्यों रही है? ताई अम्मी उससे मिलते ही उसे सीधा अपने कमरे में ले आई थी। सदफ और खाला के सामने उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे, और जो आंसू गिर गए थे, उन पर बहाना बना दिया था कि अपने ताया ताई को इतने अरसे के बाद देखकर वो इमोशनल हो गई है। लेकिन ताई अम्मी तो उसकी रग रग से वाकिफ थीं। उन्हें कैसे पता ना चलता कि उनकी बेटी पर कोई मुसीबत आ गुजरी है। उनकी अपनी कोई बेटी ना थी, लेकिन तनावुश को तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही पाला पोसा था, और बेटी के मामले में उन्होंने एहतियात भी बहुत की थी। वो ना तो उसे किसी गलत रास्ते पर भेजना चाहती थी, और ना ही उन्होंने उसे बेजा फरमाइशी करने दी थी। उसके मामले में उन्होंने काफी सख्ती से काम लिया था, क्योंकि उसकी तरबियत पर अगर वो कोई भी समझौता करती, तो शायद उनकी बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ता। लेकिन उनकी बेटी तो अब भी सह रही थी। ताई अम्मी उसे कमरे में ले आकर उससे वजह पूछ रही थी, और ताई अम्मी के सामने वो अपने जज्बात पर काबू ना कर पाई थी। उनके सीने से लगी वो फूट फूट कर रोने लगी। हार गए ताई अम्मी, आपकी बेटी हार गई। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी उस शख्स को अपना ना बना पाई। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो किसी और को चाहता है।
वो उससे शादी भी करने वाला है। भरी महफिल में उस लड़की ने उनके कदमों में बैठकर अपनी मोहब्बत का इकरार किया और उन्होंने उससे शादी का वादा कर लिया। मेरी आंखों के सामने वो बुरी तरह से रोते हुए उन्हें बता रही थी, जबकि ताए अम्मी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। यकीन करना तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में नाकामयाब होकर लौटी थी। लेकिन ताशफीन से ये उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि ताशफीन जिस औरत का बेटा था, उसने तो उनका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया था। तो वो कैसे ताशफीन से कोई अच्छी उम्मीद करती। उन्हें तो पहले ही अपनी बेटी को वहां भेजना गवारा ना था। लेकिन ये इब्राहिम की जिद थी जो उसे अपने बेटे के साथ रुखसत कर दिया। एक वक्त था जब उन्होंने इस बात की जिद लगाई थी कि ताशफीन से तनावुश को तलाक दिलवाकर वो अपने वारिक से उसकी शादी कर देंगी। लेकिन इस बात पर वारिक ने बहुत हंगामा किया था, क्योंकि उसके लिए तनावुश उसकी बहन थी। वो उसके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकता था, और वैसे भी वो बचपन से ही मायरा से मोहब्बत करता था। उसकी जिंदगी में मायरा के अलावा और कोई लड़की नहीं आ सकती थी। तनावुश को छोड़कर उन्होंने सदफ के बारे में सोचा था, और उस पर भी उसने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन तनावुश पर ऐसी मुसीबत टूटेगी, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वारिक और इब्राहिम उन्हें यही कहते थे कि तनावुश अपने घर बहुत खुश है। उसका शौहर उसका ख्याल रखता है, उससे मोहब्बत करता है। वो उसके मामले में बेफिक्र होने लगी थी। वो तो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही है, पहले दिन जैसा। वो कमरे की खिड़की से बरसती बारिश को देख रही थी। ये कैसी बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो अब बारिश देख देख कर उकता गई थी, जबकि वारिक बाहर गया हुआ था। बल्कि बाहर क्या गया था, उसने खुद ही होटल के रूम के सामने पार बारिश में लगे उस गोलगप्पे के ठेले को देखा था। खुद उसे बारिश में भीगना हरगिज पसंद नहीं था, इसीलिए उसने वारिक को भेजा था, जो पहले तो खूब नखरे दिखाता रहा, लेकिन फिर आखिरकार मानकर उसके लिए गोलगप्पे लेने चला गया। वो उसी को देख रही थी, जब अचानक बेड पर पड़ा उसका फोन बजा। उसे ख्याल ही ना आया कि वारिक अपना फोन कमरे में छोड़कर गया है। उसे अंदाजा ना था कि फोन पर किसकी कॉल आई है, लेकिन वो जल्दी से अंदर आते हुए कॉल काटते हुए बदर खान का नंबर ढूंढने लगी थी। बदर खान, जो शायद उसी की तरफ से किसी इशारे का मुंजिर था, उसकी कॉल आने पर फौरन ही फोन उठा लिया गया था। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। दूसरी तरफ से आवाज आते ही बदर खान पर सुकून हो गया। उसे लगा था कि ये ना हो कि वारिक ही उसे फोन करे, लेकिन वारिक कभी उसे फोन नहीं करता था। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो वारिक, तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? तुम्हें मारा तो नहीं? वो तो पता नहीं कौन से अंदेशों में बैठा हुआ था कि उल्टे सीधे सवाल करने लगा। शायद वो वारिक को मायरा के सामने बहुत बुरा साबित करने की कोशिश करता। नहीं चाचू, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जल्द ही अपना फोन भी ले लूंगी। मैं खुद आपसे राबता करती रहूंगी। मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब मैं ऑफिस भी जाती हूँ। लेकिन आजकल हम यहाँ एक होटल में फंस गए हैं बारिश की वजह से। कल से हम यहीं पर हैं, और पता नहीं कि बारिश रुकेगी या नहीं। इसीलिए आज तो हम ऑफिस भी नहीं जा सके। मेरे ख्याल में कल या परसों ऑफिस में मेरी आपसे मुलाकात भी हो सकती है। आप आ जाइएगा, वो उन्हें बता रही थी, जबकि बदर खान ने फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। मेरी जान, मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरस गया हूँ। क्यों नहीं, मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा, वो यकीन दिलाते हुए बोला। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने वारिक से तलाक की बात की है? क्या वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है? देखो मायरा, तुम्हें वारिक से तलाक लेनी होगी, उसी कंडीशन में तुम्हें। चाचू, आप प्लीज जरा मेरी बात सुने। मैं वारिक से तलाक नहीं ले रही, और ना ही मैं उसे छोड़ूंगी, क्योंकि वारिक से शादी तो बाबा की ख्वाहिश थी ना, और मैंने बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही उससे शादी की थी। तो अब मैं बाबा का दिल क्यों तोड़ूंगी? वारिक भी ये रिश्ता निभाना चाहता है, और मैं भी।
मैं वारिक से तलाक लेकर अपने बाबा की रूह को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए मैंने उसके साथ इस रिश्ते को निभाने का फैसला किया है। और हकीकत ये है कि मैंने भी हमेशा से वारिक के बारे में ही सोचा है। शायद आगे जिंदगी में किसी और के साथ मैं एडजस्ट ना कर सकूं। और जहां तक बात है वारिक की, तो मैं बहुत जल्द इब्राहिम की हकीकत वारिक पर खोल दूंगी। वारिक ने कल रात मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है चाचू। और मुझे यकीन है, हकीकत जानने के बाद वो मेरा यकीन करेगा और इब्राहिम को छोड़ देगा। इस वक्त वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम कर देगा। और हमारा मकसद तो सिर्फ इब्राहिम से उसकी जायदाद को छीनना है ना। आप तो वैसे भी ताशफीन को इस बात पर मना ही चुके हैं कि वो अपना हिस्सा अपने बाप से मांगे। तो फिर क्या मसला है? ताशफीन अपना हिस्सा मांग लेगा, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। और वारिक जब सारी हकीकत से वाकिफ होंगे, वो खुद ही इब्राहिम को छोड़ देंगे। जब उसके हाथ कुछ आएगा ही नहीं, तो सिवाय पछतावे के वो क्या कर लेगा? जब उसकी औलाद ही उसे छोड़ देगी, न तो उसे जायदाद मिलेगी और ना ही औलाद। वो बहुत कुछ सोचकर उन्हें कह रही थी, जबकि बदर खान तो उसकी अक्लमंदी पर दांत पीस कर रह गया। वो पूरी बात उन्हें बता चुकी थी। तलाक के नाम पर वारिक का रिएक्शन देखकर अब उसमें खुद भी हिम्मत ना रही थी बार बार तलाक का जिक्र करने की। और जब वो वारिक के साथ जिंदगी गुजार सकती थी, तो फिर उसमें क्या बुराई थी? वैसे भी इस सारे मामले में वारिक बेकसूर था। देखो मेरी जान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ताशफीन को अपनी जायदाद से कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कि उसे उसके बाप का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, जबकि वारिक सारी जिंदगी इब्राहिम के साथ रहना चाहता है। और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कैसे मिलेगा, ये तुम खुद ही देख लो। या तो तुम अब प्यार से वारिक से हासिल करो, या फिर कोर्ट के जरिए। ये तुम पर है, लेकिन तुम्हें अपनी जायदाद अपने नाम करवानी होगी। और ताशफीन की जायदाद के लिए उस पर जोर डालना होगा। आजकल वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक मायरा ने दूसरी तरफ से फोन बंद करते हुए फोन तकिए के नीचे रख दिया। वारिक हाथों में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे मायरा किसी से बातें कर रही थी, लेकिन उसे देखते ही वो मुस्कुराकर ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। तो उसने भी मुस्कुराते हुए ट्रे लाकर उसके सामने रख दी थी। तुमने गोलगप्पे कहाँ खाए हैं? मेरा मतलब है कि न्यूयॉर्क में तुम्हें गोलगप्पे कहाँ मिलते थे खाने के लिए? वो उसके साथ जगह बनाते हुए उसके पेट के गिर्द अपने बाजू हायल करता उसकी गर्दन को अपने लिबों से छूने लगा था। उसका रोमांटिक अंदाज कुछ ज्यादा ही उभर उभर कर सामने आ रहा था, जबकि वो उसके फिर से रोमांटिक होने पर उसे घूरने लगी थी। मेरी अम्मा बनाया करती थी। आप पीछे हटें और सुकून से मुझे खाने दीजिए ना। ना सुकून से खाना खाने देते हैं, ना चाय पीने देते हैं, और ना ही गोलगप्पे खाने देते हैं। क्या चाहते हैं आप? सारी जिंदगी आपकी बाहों में गुजार दूं। वो गोलगप्पा मुंह में लेने से पहले उससे मुखातिब हुई थी, जबकि मायरा ने तो उसके दिल की बात कह दी थी। उसने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। जाने मन, यहाँ आते ही ना तुम्हारे पुर्जे ठीक से टाइट हो गए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कभी वापस ही ना जाऊं। हमेशा अपनी जानों को अपने पास रखूं, और इसी तरह रोमांस से भरपूर जिंदगी हम दोनों गुजारें। वो काफी जोश से बोल रहा था, जबकि मायरा ने उसके सामने हाथ बांध दिए थे। उसका मुंह गोलगप्पा खाने की वजह से अच्छा खासा फूला हुआ था। वो बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके अंदाज पर वारिक का कहका फूटा था। खुदा को माने वारिक, जिंदगी में रोमांस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो गोलगप्पा निगलने के बाद बड़ी मुश्किल से बात कर पा रही थी। हाँ जानू, बिल्कुल होती हैं। फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, और बच्चों को लेकर तो मैं जरूरत से ज्यादा सीरियस हूँ। वो अब भी शरारत से बाज ना आया था। मुझे आपके पास बैठना ही नहीं है। वो उसकी बाहों का हिसार तोड़ते हुए ट्रे लेकर बाहर की तरफ निकल गई थी, जहां पर एक छोटा सा डेक लगा था। उसी के ऊपर बैठते हुए उसने गोलगप्पे खाना शुरू किए थे।
जबकि वारिक दरवाजे के साथ टेक लगाए उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था।